अस्सलाम वालेकुम। जावेद अहमद गांधी साहब के बहुत हवाले से नज़रियात में जो है वो इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है, लेकिन जब सरमायादारी के हवाले से बात आती है तो बदकिस्मती से जावेद अहमद गांधी साहब सरमायादारी को डिफेंड करते हैं। और उनके मैंने कई लेक्चर देखे हैं जिसमें वो सरमायादारी को फितरत से करीब करार देते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि सरमायादारों ने हमेशा कभी मज़हब का सहारा लिया और जदीद दौर में उन्होंने फितरत का बड़ा सहारा लिया। अगर आप माजी में चले जाएं, अगर वो ग़ुलामी की जब जस्टिफाई करते थे मजहबी रहनुमा, तो उसकी मजहबी तौजीहात भी देते थे और फितरी भी देते थे। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादातर उन्होंने फितरत ही कहा कि जी काले लोग जो है वो फितरतन सुस्त, काहिल या नाअहल होते हैं या सियाफाम अफराद जो है उन पर। इसी तरह ख़वातीन की जब कमतरी साबित करने की कोशिश की गई तो उसमें भी फितरी उसूलों को बताया गया। तो जावेद अहमद गांधी साहब आज अगर सरमायादारी की को जस्टिफाई करने के लिए जब फितरत का सहारा लेते हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि सरमायादारा निज़ाम फितरी है, तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर रेड इंडियंस की आबादी 120 बिलियन के करीब 12 करोड़ के करीब थी, या कुछ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 9 करोड़ के करीब थी, और उसमें से 7-8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अगर सरमायादारा निज़ाम ने मार दिया, तो क्या वो कत्ले आम फितरी था? क्या बरतानिया ने अपनी सरमायादाराना पॉलिसी के बलबूते पर अगर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में 3.5 लाख लोगों को कहत के ज़रिए मारा, तो क्या वो फितरी था? या बरतानिया ने केनिया में अगर जो है वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप बनाए, माओ माओ रिबेलियन में लोगों का कत्लेआम किया, या फ्रांस ने अल्जीरिया में मिलियंस लोगों का कत्लेआम किया जो एक सरमायादार मुल्क था, और इंडो चाइना और दूसरे ममालिक में जो फ्रांस की 18 कॉलोनी अफ्रीका में थी, या बेल्जियम ने अगर 10 करोड़ के करीब लोगों को मारा, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी कहता है कि कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेल्जियम कांगो के जो बादशाह है लियोपोल्ड ने मारे, और वो भी सरमायादारी के लिए, प्लांटेशन के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जावेद अहमद गांधी साहब जो है वो अहम सवालात उठाते नहीं इस हवाले से कि पहला तो ये कि सरमायादारी इमर्ज कैसे हुई। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि सरमायादारी जो इमर्ज हुई है वो बुनियादी तौर पे उसमें क्रूसेड का बड़ा हाथ है, क्योंकि क्रूसेड जब 11th सेंचुरी के एंड में शुरू हुए, तकरीबन 1090 के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ, और जब ये यरूशलेम को फतह करने के लिए क्रूसेड की बात हुई, तो बड़े पैमाने पे इन्होंने चंदे भी किए, लूटमार भी की। पहले तो रास्ते में उन्होंने जर्मनी और दूसरे इलाके में 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा यहूदियों को मारा। फिर वहाँ जो है वो बाज़ंतीनी इलाकों में उन्होंने ईसाइयों को भी लूटा, मुसलमानों को का भी कत्लेआम किया, उनको भी लूटा, और यहूदियों को भी लूटा, और इवन जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे उनका भी कत्लेआम किया और उनको भी लूटा। उनकी जो दौलत वो लूट के लाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया का पहला बैंक उसी दौरान फ्रांस में उन्होंने कायम किया, और उसमें जो है वो नाइट्स ने जो चंदे इकट्ठे किए थे पूरे यूरोप से, जो पॉप ने और दूसरे मजहबी रहनुमाओं ने जो चंदे इकट्ठे किए थे, उससे पहला बैंक बनाया। दूसरा तस्वुर ये है कि नहीं जी ये इटली में बना। अब इटली ने भी बड़ा फ्लरिश किया है, जो है इटली ने जो तरक्की की है, या इटली में जो सरमायादारी उभरी है, उसमें भी क्रूसेड का बड़ा हाथ है। क्योंकि बुनियादी तौर पे जब ये क्रूसेडर जाना चाहते थे तो ज़्यादातर कश्तियाँ या जहाज़ जो है वो इटली के सरमायादारों ने उसके लिए पैसा भी फराम किया और जहाज़ भी फराम किए। यहाँ तक कि एक जो बच्चों का जहाज़ था उसमें बच्चों को इन्होंने जाकर बेच भी दिया था। तो इन्होंने अपनी लूट मार में से हिस्सा तय किया, न सिर्फ मुस्लिम इलाके और बाज़ंतीनी इलाके और यहूदी इलाकों की लूट मार में, बल्कि ये जो इटली के मुख्तलिफ इलाकों के जो सरमायादार थे, वेनिस के या दूसरे इलाकों के, उन्होंने ये भी तय किया कि एक क्रिश्चियन रियासत को भी लूटें रास्ते में यूरोप में, और उसके भी फिर हिस्से बखरे किए। तो इटली में दूसरा ये तस्वर हुआ कि वहाँ लूट मार के नतीजे में। लेकिन अगर मज़ीद आप आगे चलते हैं, जो जदीद सरमायादारी अगर आप देखें तो वो 14 सेंचुरी से शुरू हुई, जब सबसे पहले मानसी मूसा की सोने की दौलत को सुनकर जो है पोर्चुगीज़ निकले लूटने के लिए। फिर जो है स्पेन ने 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वहाँ गया, और जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पहुँचा है तो उस खित्ते में ऑलरेडी अच्छी खासी एम्पायर्स थीं,
और बाद में भी वो एम्पायर्स रहीं, एस्टेक माया और उनका एम्पायर्स मुख्तलिफ इलाकों में रहीं, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, और वहाँ से बड़े पैमाने पे इन्होंने सोना चांदी लूटा। स्पेन के जहाज सोना चांदी लूट के लेकर आते थे और फिर जो है अटलांटिक में उसको फ्रांसीसी, बरतानवी, डच और दूसरे यूरोप के जो पायरेट्स थे वो उनको लूटते थे। एक पायरेट्स फ्रांसिस ड्रेक जो बरतानिया का था, उसको नाइटहुड का भी खिताब दिया गया और वो एडमिरल के ओहदे पे भी कहते हैं कि वो तरक्की करता हुआ गया। तो हम ये देखते हैं कि और इस लूट मार के लिए फिर पॉप ने एक बाकायदा एक तरीके से गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया कि जो पोर्चुगीज जो हैं वो अफ्रीका में गुंडागर्दी करें, वहाँ पे लूट मार करें, और फिर स्पेन को जो है ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका के और नॉर्थ अमेरिका के कुछ इलाके मुमकिन तौर पे दे दिए गए कि वहाँ पर करें। गो कि पुर्तगाल वहाँ पर भी आ गया और उसने ब्राज़ील पे कब्ज़ा किया, बाद में दूसरे इलाकों पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो पूरा लैटिन अमेरिका जो है स्पेनिश स्पीकिंग बेल्ट है, जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है वो लैटिन अमेरिका है, और क्योंकि ब्राज़ील जो है वो पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है तो वहाँ पे पोर्चुगीज़ बोली जाती है। तो अब अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो 14 सेंचुरी से हल्के हल्के पोर्चुगाल लूटमार शुरू करता है। फिर 15 सेंचुरी में पोर्चुगाल और स्पेन दोनों लूटमार करते हैं 15 सेंचुरी के एंड में और 16 सेंचुरी के शुरू में। और ये क्या महज इत्तफाक है कि 16 सेंचुरी में ये दुनिया के ताकतवर मुल्क भी हैं और अमीर तरीन मुल्कों में भी शुमार होता है। फिर उसमें नेदरलैंड कूद जाता है लूटमार में, वो भी अमीर हो जाता है 17 सेंचुरी में। फिर स्पेन, फिर फ्रांस और बरतानिया इसमें कूद जाते हैं और वो भी अमीर हो जाते हैं। नोम चॉम्स्की ने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या ये महज इत्तफाक है कि दुनिया के जो G7 के ममालिक हैं वो सारे या तो लूट मार करने वाले कॉलोनियल पावर हैं या फिर उनकी एक्सटेंशन है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी सबकी कॉलोनीज रहा है। जर्मनी और इटली बाद में दाखिल हुए, उनकी कम कॉलोनीज रही हैं, लेकिन उन्होंने भी लूट मार में हिस्सा लिया है। इसी तरह गुलामी का जो पूरा इंस्टीट्यूशन रहा है उससे पूरे यूरोप को फायदा हुआ है। तो आप ये देखें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो G7 के ममालिक हैं वो सारे कॉलोनियल एम्पायर्स हैं। उसमें आप जापान भी लगा लें, जापान ने मंचूरिया पे कब्जा किया, उसके अलावा उसने साउथ कोरिया और दूसरे इलाकों पे भी कब्जा करने की कोशिश की। उसने मंचूरिया में बड़े पैमाने पे चाइनीज़ का कत्लेआम किया। वह मंचूरिया को अपना ऑस्ट्रेलिया कहते थे। नैनजिंग के वाक़े में बड़े पैमाने पे चाइनीज़ ख़वातीन की असमत दरी हुई। तो ये जावेद अहमद गांधी साहब, बड़ी अफसोस की बात है कि ये देखने से कासिर हैं कि जितने भी ये बड़े बड़े सरमायादार मुल्क हैं उन सब ने लूट मार की। मिसाल के तौर पे आज अमेरिका अगर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है तो उस खित्ते में जो है वो 9 करोड़ 8 करोड़ से ज़्यादा रेड इंडियन मारे गए। 12 से 55 लाख के करीब सियाफाम अफराद को लाया गया, जिसमें से 2 से 4 मिलियन कहते हैं खाली मिडिल पैसेज में मारे गए। मिलियंस की तादाद में यूरोप से इंडेंचर्ड लेबर अमेरिका लेकर आए गए, जिनसे गुलामों की तरह काम कराया जाता था। अमेरिका की जितनी टॉप प्रोडक्ट्स थी, शुगर है, टोबैको है, कॉटन है, उस सब में गुलामी शामिल थी। उनके जिनके बड़े बड़े इदारे हैं उसमें गुलामी का वो था। और आज अमेरिका 9 करोड़ रेड से ज़्यादा रेड इंडियंस के कत्ल के बाद और जो है वो 12 से 55 लाख सियाफाम अफराद के एक्सप्लॉयटेशन के बाद, मिलियंस की तादाद में यूरोपियन वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन के बाद और मिलियंस की तादाद में अमेरिकन वर्कर्स के बाद आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इसी तरह बरतानिया एक और सरमायादार मुल्क है जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। 35 मिलियन लोग खाली बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दूसरे कहतों में इंडिया में मरे। उसके अलावा एक नया राइटर है जिसने ये क्लेम किया है कि बरतानवी पॉलिसी के नतीजे में जो सरमायादाराना पॉलिसीज़ थी उनके नतीजे में जो है वो तकरीबन 100 मिलियन के करीब 10 करोड़ अफराद हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मरे, अगर आप पूरा वो स्टेटिस्टिक देखें। उसके अलावा बरतानिया ने जो अफ्रीका में उसकी 22 कॉलोनीज़ थी, उनमें जो केनिया से लेके दूसरे इलाकों में जो जुल्म सितम किया वो अलग है। अगर आप बरतानिया में सरमायादारा निज़ाम का एवोल्यूशन देखें तो बड़े बड़े बैंक देख लें, लॉयल TSB बैंक, बार्कले बैंक, शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इवन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके डांडे जो है वो उससे गुलामी से मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप ये जो गार्डियन मैनचेस्टर था, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, उनके भी मालिकान जो थे वो गुलामों की तिजारत में इन्वॉल्व थे। अगर क्वीन एलिज़ाबेथ दुनिया की अमीर तरीन ख़वातीन में है
तो तारीख का कौन सा बाशऊर तालिब इल्म नहीं जानता कि इनके रिश्तेदार, बाप दादे और आगे पीछे के जितने रिश्तेदार थे उनमें से बहुत सारे ग़ुलामी में इन्वॉल्व रहे, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग़ुलामी में इन्वॉल्व रहे, कई ब्यूरोक्रेट्स ग़ुलामी में इन्वॉल्व रहे। बरतानिया पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक $45 ट्रिलियन खाली वो हिंदुस्तान से लूट कर गया है। कैरिबियन के लोग भी कहते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेपरेशंस का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह अफ्रीका के लोग जो हैं वो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का रेपरेशंस का बरतानिया से मुतालबा कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया की लूट मार करके आज बरतानिया दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में, और गांधी साहब को ये नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि ये जी फितरत है सरमायादाराना। इसी तरह फ्रांस दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में, अल्जीरिया और अफ्रीका में जो 18 कॉलोनीज थी, फिर कैरेबियन और दूसरे इलाकों में भी उन्होंने बदमाशी की, नॉर्थ अमेरिका में भी बदमाशी की, इंडो चाइना में भी बदमाशी की। मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने कत्ल किया, मिलियंस की तादाद में जो है वो लोग मुतासिर हुए। उसके अलावा उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा। नेपोलियन आप देखें कि पूरे यूरोप में भी उसने लूट मार की, ऑल द वे वो इजिप्ट भी गया, दूसरे खित्तों में भी गया, और उस लूट मार का नतीजा ये है कि फ्रांस भी आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में है। बिल्कुल इसी तरह अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आप कहें तो ये सेटलर कॉलोनियल स्टेट हैं। तो कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने तो जो है वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन को वाइप आउट करके वहाँ पर जो है वो उनकी ज़मीनों पे कब्जा करके उनकी दौलत को लूट कर जो है वो अमीर बने, और वो भी आज सरमायादार हैं। जापान का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जापान भी आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में, और उसने लाखों की तादाद में जो है वो चाइना में और दूसरे इलाकों में लोगों को मारा, बड़े पैमाने पे चाइनीज़ ख़वातीन की नैनजिंग के वाक़े में असमत तरी की। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिसको गांधी साहब नेचुरल कह रहे हैं, तो ये खुदा न खास्ता करोड़ों लोगों का कत्ल जो सरमायादारी कर रही है, ये फितरी है, ये फितरत के करीब है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप दुनिया के 40 अमीर ममालिक की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें यकीनन बेल्जियम भी कहीं आएगा। बेल्जियम पर इल्ज़ाम है कि उसने 1 करोड़ से 10 करोड़ के करीब लोग मारे, जो एक्सेजरेटेड फिगर है वो 10 करोड़ कहते हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो हर हालत में उसने खाली बेल्जियम कांगो में मारे, और बड़े पैमाने पे लोगों के हाथ पैर काटे। यहाँ तक अकाउंट्स आते हैं कि अगर बाप कोई रबर प्लांटेशन, जो सरमायादारी का एक बहुत अहम वो था, अगर उसमें वो काम नहीं करता था, अपना टारगेट पूरा नहीं करता था, तो उसके 10 या 11 साल के बच्चे को उसके सामने जो है वो गोली मार दी जाती थी। तो ये सारा जबरो सितम जो सियाफाम अफराद पे कोड़े मारे गए, जो उनसे 12-12, 16-16, 18-18 घंटे काम कराया गया, जो उनकी एवरेज एज इस काम की वजह से जो है वो 25-30 या इससे भी कम रही। गांधी साहब, बड़े अफसोस की बात है कि इस सब को वो कहते हैं कि जी ये सरमायादार निज़ाम, और इस सब की बुनियाद पर सरमायादाराना निज़ाम ने फ्लरिश किया, इस सब की बुनियाद पर सरमायादाराना निज़ाम ने तरक्की की, और जावेद अहमद गांधी साहब कहते हैं कि ये फितरत के खिलाफ है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये पार्ट 1 है, हम इसके दूसरे पार्ट भी करेंगे ताकि ये बहस हो सके कि जावेद अहमद गांधी साहब ने ये कितनी मुगालते पे मबनी बात की है जो तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ने मरोड़ने के मुतरादिफ हैं।